वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। और आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्लास 12th के लिए। और इसमें हम पहला चैप्टर कवर करेंगे जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को समझने का ट्राई करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं। जो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो है आपको चार्ज। चार्ज क्या है बेसिकली, हम पहले इसको देखते हैं। तो चार्ज क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल का खुद का प्रॉपर्टी, जैसे किसी मैटर में मास होता है तो वो उसका खुद का प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रकार से चार्ज क्या है कि देखिए बोलते हैं इस प्रकार, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मीन्स खुद का प्रॉपर्टी होता है, वो उसके अंदर ही होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जिस प्रकार से मास तो चार्ज भी हो सकता है उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब ऐसा होने से क्या होता है, तो हम कह सकते हैं विच काउजेज, अगर किसी मैटर में चार्ज होगा तो उसके चलते क्या होगा, विच काउजेज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स, विच काउजेज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स whenever taken into a electrical field। जैसे कोई मास को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाते थे तो वो ग्रेविटेशनल पुल फील करता था, ठीक उसी प्रकार किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाएंगे तो वो भी एक प्रकार का फोर्स सेंस करता है। सो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच काउजेज इट टू experience force when placed in an electrical field। जब भी कभी ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में आएगा तो ये एक फोर्स फील करेगा, ठीक कुछ वैसा ही जैसा जब कोई मास किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में आता था तब वो फोर्स फील करता था। तो अगर हम इसको विजुलाइज करने का ट्राई करें तो जैसे कि देखिए, या विजुअलाइजेशन हमने देखा, अगर उसको कुछ वर्ड्स में लिखने का ट्राई करें तो देखिए कैसा, व्हेन ए मास comes under a gravitational field, जब भी कोई मास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में कम्स, ये ग्रेविटेशनल फील्ड कहने से अच्छा है अगर हम कहें कम्स अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस experiences experiences फोर्स। और अगर उस फोर्स को हम सपोज करें कि अगर सपोज उस मास के लिए फोर्स F1 है और नेक्स्ट इंस्टेंट हम अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के फोर्स के संदर्भ में चर्चा करें तो अभी हम देखें कि सिमिलरली जब कोई चार्ज, ए चार्ज feels a force when comes under
एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये चार्ज भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड फील करेगा, सेंस होगा उसे जब वो किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में आएगा। तो नेक्स्ट जो है, अगर हम कंपैरिजन करने का ट्राई करें इन दो फोर्सों के बीच में, तो कैसा हो सकता है। देखिए, इस फोर्स को अगर हम उससे F1 माना है और अगर इसे F2 मान ले, तो इस प्रकार अगर हम कंपैरिजन करने की ट्राई करें ग्रेविटेशनल फोर्स की और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, या इलेक्ट्रिकल फील्ड में आए हुए किसी चार्ज का जो फोर्स फील कर रहा होता है उसको, तो हम अगर ऐसा कहें कि कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर हम कंपेयर करने का ट्राई करेंगे, तो देखिए कि ये इस प्रकार से कंपैरिजन हो सकता है। तो अगर हम पहले सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने का ट्राई करते हैं और अगर हम दो प्रोटॉन को लेते हैं, तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है। देखिए 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये जो है एक प्रोटॉन का मास होता है। अब अगर हमने दो प्रोटॉन लिया है, तो सपोज एक MP1 इस प्रकार से और एक MP2 मास ऑफ प्रोटॉन, ये दो हमने लिया है। दोनों का मास तो सेम ही हुआ, इसलिए हमने एक बार ही लिखा। और अगर इस दो को एक सेपरेशन पे रखे और वो सेपरेशन R इज इक्वल्स टू अगर 1 सेंटीमीटर का हो, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वो देखिए किस प्रकार से होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो F इज इक्वल्स टू G M1 M2, सो MP1 डॉट MP2 मास ऑफ सेकेंड प्रोटॉन और फर्स्ट प्रोटॉन, लेकिन मास तो सेम ही है। सो ये होने के साथ साथ डिवाइडेड बाय R²। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए G का जो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। नेक्स्ट जो हमें मास है वो कितना लिया हमने, 1.67262 10⁻⁻27। ओके, तो इसको हमें डिवाइड करना है 1 सेंटीमीटर सेपरेशन से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R² को 10 सेंटीमीटर, तो ये 10⁻⁻2 लिख सकते हैं और इसका हमें स्क्वायर लेना है। तो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, हम चूँकि फर्स्ट फोर्स को F1 सपोज कर रहे थे, तो इसको भी F1 ही लेते हैं। तो ये जो हमें वैल्यू आता है आफ्टर कैलकुलेशन, इट इज़ 1.866 इंटू 10⁻⁻60 न्यूटन का हमें ये आता है। तो इस प्रकार हमने देखा, जो दो प्रोटॉन अगर 1 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर हो, उसका जो मास है उसके आधार से उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वो आपको कितना होगा, वो हमें होगा इतने क्या इक्वल, वो है 1.866 इंटू 10⁻⁻60 न्यूटन के इक्विवेलेंट होगा। जो नेक्स्ट है, अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स हो इन्हीं प्रोटॉन के बीच में, तो वो हमें प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज, सेकंड फोर्स जिसे हमने F2 लिखा है, तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमने क्या देखा, 1.602 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। ओके, तो अब यहाँ पर जो हमारा F2 होगा वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो हम जानते हैं कूलॉम्स लॉ से, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन
अभी जो है हम इसे कंपैरिजन के लिए लेते हैं तो वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो बेसिकली ये फिर इस टोटल टर्म को हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं 9 × 10⁹ और ये जो हमारा चार्ज है 1.602 10⁻⁻19 इसका हमें स्क्वायर लेना होगा और नेक्स्ट इंस्टेंट में हमें इसके डिस्टेंस सेम ही रखते हैं जो प्रीवियस केस में था ताकि हम कंपेयर कर पाए। तो ये कितना होगा 10⁻⁻2 के होल स्क्वायर। तो इस प्रकार जो हमें F2 मिलता है आफ्टर कैलकुलेशन वो कितना आता है 2.31 10⁻⁻24 न्यूटन का। ये हमें सेकेंड टाइम का जो फोर्स आता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो इतने के आधार आता है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो ये देखिए 10⁻⁻24 और ये वाला जो है वो 10⁻⁻60। सो ये वाला बहुत बड़ा है कंपेयर टू इससे। तो हम कह सकते हैं here F2 is very very greater than F1. So we can say हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या अगर हम इसे यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स is very stronger than ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। क्योंकि हमने जो देखा वो न्यूमेरिक वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स की बहुत ही अधिक है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये हमारा एक कंक्लूज़न हो सकता है ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट को या रिज़ल्ट को हो, तो इसका हमें ये कंक्लूज़न की तरह हो सकता है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। सो यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कहा गया है क्या, कूलॉम, COULOM, कूलॉम। ओके, तो यूनिट ऑफ चार्ज जो कहा गया वो कूलॉम है। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग कवर करेंगे वो है हमारा चार्ज क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन। चार्ज क्वांटाइजेशन को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट में। तो देखिए चार्ज क्वांटाइजेशन क्या होता है, इससे बोलने का यह अभिप्राय है कि चार्ज जो है वो कभी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है। मीन्स अगर हम एक मानक बना ले चार्ज की, जो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वो मानक क्या होता है, तो हम लोग पहले इसको सबसे पहले समझ लिख लेते हैं। वो क्या है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज को हम अभी बताते हैं थोड़ी देर बाद। सो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। और वी कैन ऑल्सो से that is charge does not exist in fraction. Charge does not
एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में नहीं होता। तो अब देखिए जो बेसिक चार्ज कहा गया है उसको ई से डिनोट किया गया है और उसके लिए एक मानक रख लिया गया है वो बेसिक चार्ज का, और वो बेसिक चार्ज E इज इक्वल्स टू क्या है 1.60218 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम को ही बेसिक चार्ज कहा गया है। इतने कूलॉम चार्ज को बेसिक चार्ज कहा गया है। तो अब हमारे इस पूरे लाइन से ये अभिप्राय है कि चार्ज हमेशा इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, कभी भी इसका फ्रैक्शन नहीं होगा। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जैसे हमने कहा 5e चार्ज मीन्स 5 इंटू दिस होल टर्म मीन्स 1.602 इतना कूलॉम जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसा चार्ज पॉसिबल है, या फिर 7e चार्ज ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर हम कहें 0.5e तो ये पॉसिबल नहीं है जनरेट करना या क्रिएट करना। फिर उसी प्रकार से 0.7e ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो हमें ये समझाता है कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज होता है। इस चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो हमेशा ही, कभी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ देयर बेसिक चार्ज होता है। ओके, अब जो हमें नेक्स्ट देखना है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो हमारा नेक्स्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम लोग और भी कई चीज़ों की कंजर्वेशन पढ़े हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वहाँ पर क्या पढ़ा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पोजीशन या वन लोकेशन टू अदर। ठीक उसी प्रकार से चार्ज में भी कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है। और वो क्या है कि वी कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय, वी कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय ए चार्ज और नंबर ऑफ चार्ज। We can create or destroy a charge or number of charge, but we cannot create or destroy नेट चार्ज। किसी भी सिस्टम से हम एक चार्ज, एक यूनिट बेसिक चार्ज या 2 यूनिट बेसिक चार्ज हम बना सकते, पर हम उसके उस सिस्टम के चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही उसके लिए कुछ न्यू चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे, कंसीडरिंग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास पार्टिकल्स का जो सिस्टम है उसमें ए और बी, सपोज ऐसा 2 पार्टिकल से मैं एक सिस्टम बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो ए पार्टिकल है, यहाँ पर बी पार्टिकल है। तो हमारे पास कुछ ऐसा है कि पहले ये दोनों पार्टिकल जब हमने इस पर कुछ फ्रिक्शन या कुछ भी करके चार्ज जनरेट करने का ट्राई नहीं किया, तो उस टाइम ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इफ सपोज इसके अंदर में 7 रख लेते हैं, 7 यूनिट प्रोटॉन है और इसमें भी 7 यूनिट इलेक्ट्रॉन भी होगा, तब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और जो हमारा बी पार्टिकल है उसमें रख लेते हैं 5 यूनिट प्रोटॉन है और 5 यूनिट ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार अगर हम इस दोनों पार्टिकल पर कुछ फ्रिक्शन अलाउ करें या फ्रिक्शन करने का ट्राई करें, तब क्या होगा, कुछ चार्ज का ट्रांसफर होगा।
तो सपोज पहले वाले पार्टिकल ने दूसरे वाले पार्टिकल को 2 यूनिट चार्ज दे दिया, तो जब ये 2 यूनिट देगा तो इसके ऊपर +2 चार्ज जनरेट होगा, और इसने 2 यूनिट एक्सेप्ट किया तो इस पर -2 चार्ज जो है वो शो होगा। तो इसके बाद, इस रबिंग के बाद, यहाँ पर सपोज हमने रबिंग किया और इस तरह से लिया, तो आफ्टर इस एक्सपेरिमेंट या आफ्टर दिस प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो है अब इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, प्रोटॉन तो सेम है, इसमें भी इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, प्रोटॉन तो सेम ही है, तो सबसे पहले हम प्रोटॉन को सेम ही रख लेते हैं। अब जब इसने 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज उसने दिया, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा फॉर ए पार्टिकल, और बी पार्टिकल में क्या हुआ, जो प्रोटॉन था 5 यूनिट, वो प्रोटॉन तो 5 यूनिट का 5 यूनिट ही बचा रहेगा, पर इलेक्ट्रॉन इसने 2 एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हमने देखा कि इस तरह से इस पर 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस प्रीवियस वाले पर मीन्स ए पर 5 इलेक्ट्रॉन और इस पर 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर हम इसका केस स्टडी करें कि इसमें इनिशियली क्या था और बाद में क्या कुछ हुआ, तो हम कुछ इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे कि जो इनिशियली था और फाइनली आफ्टर रबिंग इसमें क्या हुआ, तो देखिए इनिशियली फर्स्ट वाले पार्टिकल पर देखिए कितना था, 7 + 5, यहाँ देखिए फर्स्ट सिचुएशन में 7 + 5, दोनों पार्टिकल को मिला करके 7 + 5, क्योंकि ये हमारा सिस्टम था, तो दोनों पार्टिकल को मिला करके टोटल जो प्रोटॉन था उसमें 12 था, 7 + 5 12 था, और इसी प्रकार से दोनों को मिलाने से जो सिस्टम बना उसमें इलेक्ट्रॉन 7 + 5 वो भी कितना 12, सो इलेक्ट्रॉन भी 12 का था। पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो जो आफ्टर रिजल्ट ऑफ रबिंग, यहाँ पर 7 प्रोटॉन और यहाँ पर 5 प्रोटॉन, सो अगेन प्रोटॉन का जो वैल्यू है वो 12 ही रहा, प्रोटॉन का वैल्यू जो है वो 12 ही रहा, और इलेक्ट्रॉन की भी हम चर्चा करेंगे, तो 7 + 5 इलेक्ट्रॉन भी इसमें हमें क्या दिखाई दिया कि 12 ही रहा। तो हमने जो देखा कि आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रबिंग, देखा कि जो चार्ज था वो सेम ही रहा, जो जैसा पहले था वैसा ही रहा। ऐसे हम प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का केस स्टडी करके हमने बताया कि ये प्रोसेस से इनिशियली और आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये सेम रहा। तो हमने क्या कहा कि हम यहाँ पर सिस्टम का जो नेट चार्ज है उसको चेंज नहीं कर पाए। हमने कुछ 2 यूनिट चार्ज आफ्टर रबिंग बनाया जो कि ए पार्टिकल से बी पार्टिकल की ओर गया, लेकिन जो हम होल सिस्टम पर जब हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि इनिशियली जो कुछ भी इसमें चार्जेस थे वो फाइनली भी हमें वैसा ही कुछ मिलेगा, मीन्स हमने नेट चार्ज कुछ भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारा वो है क्या, इंडक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन। इस प्रकार से हम जो है वो नेक्स्ट चीज़ कवर करेंगे। अब इंडक्शन क्या होता है, तो जैसे हमने देखा कुछ देर पहले कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करने से चार्ज जनरेट होता है, इंडक्शन भी एक काइंड ऑफ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा कि चार्ज का कोई चार्ज क्रिएट, नेट चार्ज कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ सिस्टम के ऊपर, पर हम कुछ चार्ज बना सकते हैं 2 यूनिट जो कि ए से बी में गया, लेकिन होल सिस्टम पर कुछ भी चार्ज ना इधर क्रिएट हो सकता है नॉर डिस्ट्रॉय किया जा सकता। उसी प्रकार से इंडक्शन में एक काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले हम इंडक्शन को लिखते हैं।
तो जो इंडक्शन होता है हमारा वो क्या है कि इंडक्शन इज ए मेथड ऑफ redistribution of charge. So induction is a method of redistribution of charge in a electrically, पहले तो कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, सो इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल particle. So induction is a method of redistribution of charge in an electrically neutral particle by taking a charged particle. कैसे? अगर कोई चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल के पास अगर लाएंगे तो by taking a charged particle close to the electrically neutral particle, तो इस प्रकार अगर इसे भी हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे तो सपोज हमारे पास दो पार्टिकल का एक सिस्टम है जिसमें पहला पार्टिकल अगर ए हो और दूसरा पार्टिकल कुछ बी हो, इस प्रकार से। तो सपोज जो हमारा पहला पार्टिकल ए है उस पे एक्सेसिव ऑफ प्लस चार्जेस है, जैसे इसमें सपोज 4 प्लस चार्ज और 2 माइनस है, तो प्लस का एक्सेस है इसमें, तो ये एक्सेसिव प्लस चार्ज है। और अगर दूसरे पार्टिकल को हम इस प्रकार ले कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मींस उसमें जितने यूनिट ऑफ प्लस चार्ज है उतने ही यूनिट अगर माइनस चार्ज होंगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाएगा। तो इस प्रकार इसको हम बी रख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में नेक्स्ट जो हम करेंगे इंडक्शन वो किस प्रकार होगा, जो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है इसके पास जब हम ये चार्ज पार्टिकल ए को लाएंगे वेरी क्लोज, इसको अगर इसके वेरी क्लोज लाएंगे ए पार्टिकल को, तो यहां पर क्या होगा आइए देखते हैं। जब इसे वेरी क्लोज लाया जाएगा उस इंस्टेंट में यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस है ये इस नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। होगा ऐसा भी कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन जो ज्यादा हो रहा है वो ये कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज वो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इसके कारण क्या होगा, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल बी में, जो कि पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था पर अभी इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस रीडिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट कुछ ऐसे आएंगे, जो नेगेटिव चार्ज था वो इसके इस फेस पर आकर अरेंज होना या रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो रिपेल होकर के दूसरे इंटरफेस पर जाकर के या दूसरे फेस पर जाकर के अरेंज हो जाएगा या रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिकलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल जो था उसके अंदर में इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल के जस्ट वेरी क्लोज हमने ए को लाया जो कि एक चार्ज पार्टिकल था। तो इस चार्ज पार्टिकल के लाने से क्या हुआ, वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया, जो कि है इसको ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, और जिसको हमने ऊपर में लिखा भी। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कूलॉम्स लॉ। सो हमारा नेक्स्ट जो है वो है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ शायद सबने नाम सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है।
तो कूलॉम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से ग्रेविटेशनल लॉ है जो हम पढ़े थे कि ऐसा मैटर जिसमें मास है, तो उस मास के प्रॉपर्टी के चलते जब भी कभी वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर आता है तो वो उसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एक फोर्स फील करता है। तो ये है फॉर चार्जेस। एक चार्ज के लिए जब वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में आएगा तो कैसा बिहेवियर होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि ग्रेविटेशनल लॉ से हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर कूलॉम्स लॉ अभी हम देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे और अगर अपोजिट होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। सो अट्रैक्शन और रिपल्सन, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस अगर हम रखें, सो टू चार्जेस इज directly proportional to the product of magnitude of their charges, and inversely proportional to the square of distance between them, मीन्स इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखने का ट्राई करेंगे तो मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखने का ट्राई करेंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा। सो दिस इज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये इनके प्रोडक्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके बीच जो सेपरेशन है उनका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर जो देखते हैं वो कुछ जैसे ये जो K है ये एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट था, तो उस K का जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो इक्वल है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, अब 4 पाई तो हमें पता है पर एप्सिलॉन नहीं मालूम। तो अभी तक तो हमने एप्सिलॉन का जो है पहले वो मैथमेटिकल वैल्यू लिख लेते हैं वो कितना होता है, फिर हम देखते हैं ये एप्सिलॉन है क्या। सो इसका जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो है आपको 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और इसको फेराड पर मीटर भी बोला जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरा यूनिट फेराड पर मीटर भी कह सकते हैं। अब ये तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू देखा एप्सिलॉन नॉट के लिए, ठीक उसी प्रकार के का भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है और उस के का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इस प्रकार से है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम -2। तो हमने ये सारे न्यूमेरिक वैल्यू अभी फॉर एप्सिलॉन नॉट और के लिए देखा। जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है अभी हम उसे देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो क्या होता है
और अभी जब हमने नोट एप्सिलॉन नॉट कहा तो ये मीडियम ना रह के फ्री स्पेस हो जाता। अगर कोई दूसरा हो तब हम उस मीडियम का जो परमिटिविटी होगा उसको लिखते हैं। जब हमने एप्सिलॉन नॉट कहा तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया। तो यहाँ पर हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब ये परमिटिविटी क्या होता है हमें ये समझना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हमें समझना चाहिए कि ये परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी अपने नाम से ही बहुत क्लियर है। परमिट वर्ड का ही मतलब होता है टू अलाउ। जैसे हमने सुना होगा कहीं कि हमें कहते हैं कि हमें यहाँ जाने का परमिशन नहीं है या हम वहाँ नहीं जा सकते, तो वो ठीक उसी प्रकार से परमिट वर्ड है कि ये परमिटिविटी जो है वो परमिट वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कुछ परमिशन का सेंस है। तो यहाँ पर देखिए परमिटिविटी क्या होता है, इट represents the capability of a वैक्यूम, क्योंकि अभी हमने फ्री स्पेस का ही चर्चा किया है, तो कैपेबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। तो ये किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को उस मीडियम में अलाउ कर रहा है, और अगर अलाउ कर रहा है तो कितने स्ट्रेंथ से या कैसे, तो उसको ही बोला जाता है परमिटिविटी। अब जो परमिटिविटी है इसको हमने पहले भी कहा कि इसको फेराड पर मीटर में भी लिखा जा सकता है, और एक यूनिट हमने ऊपर भी डिफाइन किया हुआ है, वहाँ पर देखिए कूलॉम पावर टू न्यूटन -1 और मीटर -2। इस तरह से हम इसका एक दूसरा भी यूनिट के टर्म्स में बता सकते हैं, और फेराड पर मीटर भी रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।